हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 9th क्लास का पार्ट नंबर 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे इतिहास का पार्ट नंबर 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में आप घुमंतु चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। घुमंतु ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। ठीक है, यानी कि घुमंतु का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे लोग जो कहीं एक जगह नहीं रहते, बल्कि अपने रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम वो घुमंतु कहते हैं। ठीक है, देश के कई हिस्सों में हम घुमंतु चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियों का रेवड़ या झुंड होता है, यानी कि जो चरवाहे होते हैं उनके पास में जो भेड़ या बकरियों का जो झुंड होता है, ठीक है, उसको हम रेवड़ या झुंड बोलते हैं। ठीक है, तो किसी के पास ऊँट या अन्य मवेशी रहते हैं। क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी के साधन क्या हैं और उनका अतीत क्या था? चरवाहों को इतिहास की पुस्तकों में विरले ही जगह मिल पाती है। जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे वे इतिहास की कक्षा हो या अर्थशास्त्र की, सिर्फ कृषि और उद्योग के बारे में ही पढ़ते हैं। कभी कभार इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, मानो उनकी जिंदगी का कोई मतलब ही न हो। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है, जैसे उनका दौर बीत चुका हो। इस अध्याय में आप देखेंगे भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाहे का कितना महत्व है। यहाँ आप जानेंगे कि उपनिवेशवाद ने उनकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला है और इन समुदायों ने आधुनिक समाज के दबावों का किस तरह सामना किया है। इस भाग में हम पहले भारत और बाद में अफ्रीका के चरवाहों की जिंदगी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और वैसे भी देखिए, हमने नॉर्मली कोई कोई कभी किसी को ये नहीं बताता कि चरवाहे भी क्या होते हैं। ठीक है, और वो कौन थे, कहाँ से आए और कहाँ चले गए। लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें तो ये अर्थशास्त्र में भी सिर्फ हम कृषि के बारे में या उद्योगों के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भारत और अफ्रीका में जो चरवाहे थे उनका कितना महत्व है। ठीक है, और उपनिवेशवाद ने उनकी ज़िंदगी पे कितना गहरा असर डाला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही। पहाड़ों में जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये गुज्जर बकरवाल समुदाय है, कहाँ पर रहता है? जम्मू और कश्मीर में रहता है। ठीक है, इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चरागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहीं के होकर रह गए, यहीं बस गए। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चरागाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती थी तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते। जाड़ों में निचले इलाकों में मिलने वाली सूखी झाड़ियां ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती। ठीक है, यानी कि देखिए, जो गुज्जर बकरवाल समुदाय के जो लोग थे, ये इस मौसम के अनुसार अपना जो डेरा था, जो जगह थे, उसको ये बदल लेते थे। ठीक है, सर्दियों में शिवालिक की पहाड़ियों में रहते थे और उसके बाद में निचले इलाकों में ये आ जाते थे। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते। गर्मियों के चरागाहों के लिए इस सफर में कई परिवार काफिला बनकर साथ साथ चलते थे। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते। जैसे ही गर्मियां शुरू होती, जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती और चारों तरफ हरियाली छा जाती। इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भी भर जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपनी बोरियां बिस्तर समेटने लगते। इस बार वे अपने जाड़ों वाले ठिकानों की तरफ नीचे की ओर चले जाते। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमने लगती तो वे निचली पहाड़ियों के शरण में चले जाते। पास के ही पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश के समुदाय को गद्दी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो गद्दी समुदाय वो कहाँ रहता है? वो हिमाचल प्रदेश में रहता है। और ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते थे। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिता देते। जब बर्फ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते तो उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते थे। सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते। वापसी में वे लाहौल
और स्पीति के गांव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते। इस बीच वे गर्मियों की फसलें काटते और सर्दियों की फसलों की बुवाई करके आगे बढ़ जाते। यहाँ से वे अपने रेवड़ लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों वाले चरागाहों में चले जाते और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर वे दोबारा गर्मियों के चरागाहों की तरफ रवाना हो जाते। आइए अब जरा और पूर्व की तरफ चले। गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भावर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदान बुग्याल की तरफ चले जाते थे। देखिए भावर क्या था। भावर गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के जो नीचे हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सूखा जो जंगल का इलाका है उसको हम भावर बोलते हैं, ठीक है। और बुग्याल बुग्याल ऊंचे पहाड़ों में स्थित जो घास के मैदान होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बुग्याल कहते हैं। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चरागाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में यहीं बस गए। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारागाह बदलते रहने का यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदायों में दिखाई देता था। यहाँ के भोटिया, शेरपा, किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। ये सभी समुदाय मौसमी बदलावों के हिसाब से खुद को डालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चरागाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब एक चरागाह की हरियाली खत्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती तो वे किसी और जगह की तरफ चले जाते। इन आवाजाहों से चरागाह जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे और उनमें दोबारा हरियाली और जिंदगी भी लौट आती थी। देखो आप ये देख सकते हैं कि जो गद्दी भेड़ों की उतार रहे हैं, यानी कि जो लोग हैं वो जो ऊन जो मिलती है हमें किससे मिलती है, वो हमें भेड़ों से ही मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में। चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है, ठीक है। जो धंगर समुदाय का रहता है वो महाराष्ट्र में रहता है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। उनमें से ज़्यादातर गड़ेरिये या चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। धंगर गडरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्धशुष्क इलाका था जहाँ बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियाँ होती थी। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं उगता था। मानसून में यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोकड़ के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। कोकणी किसान भी इन चरावाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। जिस समय धंगर कोकड़ पहुंचते थे उसी समय कोकड़ के किसानों को खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों और रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। धंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई ठूंठों को खाते थे और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी। कोकड़ी किसान धंगरों को चावल भी देते थे जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाके में ले जाते थे, क्योंकि वहां इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे। मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर कोकड़ और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़ें गीले मानसूनी हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। इनमें मवेशियां, भेड़ बकरियों, गडरियों का ही बसेरा होता था। देखिए रबी की फसल यानी कि जाड़ों की फसलें, ठीक है, जिनकी कटाई कब होती है, मार्च के बाद शुरू होती है और खरीफ सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसलें। ठूट का मतलब क्या होता है कि पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली जिनकी जड़ होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको ठूट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरुमा और कुरुबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ के बुने कंबल बेचते थे। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। सूखे महीनों में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चल देते थे। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे वे सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते थे। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी था। चरवाहों का एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गाँव
वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीजें बेचते थे। वे यहाँ भी जाते, अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाहों की खोज में रहते। राजस्थान के रेगिस्तानों में राय का समुदाय रहता था। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, होती भी थी तो बहुत कम। ठीक है, यानी देखिए जो राय का समुदाय कहाँ रहता है, राजस्थान में। रैसे राय का और रैसे राजस्थान, ये आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी। इसके चलते राय का खेती के साथ साथ चरवाई का भी काम करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के राय का अपने गांव में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता था। पर अक्टूबर आते आते ये चारागाह सूखने लगते थे। नतीजन ये लोग नए चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में वापस लौटते थे। रायकाओं का एक तबका ऊंट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे। इस तरह हम देख सकते हैं कि चरवाहा समुदाय की जिंदगी कई चीजों के बारे में काफी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी। उन्हें इस देख सकते हो कि ये पश्चिमी राजस्थान में बलोत्रा स्थित ऊंटों का ये मेला है। ठीक है, बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेवड़ एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं और उन्हें कहाँ पानी और चारागाह मिल सकते हैं। उन्हें न केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों से नहीं। सफर के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गांव के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे, ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सके और उनको उपजाऊ बनाते चले। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चरवाई ये सारे काम करने पड़ते थे। और आइए अब देखते हैं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी अंग्रेजों के जमाने में चरवाहों का जीवन किस तरह बदला। औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चारागाह सिमट गए, इधर उधर जाने पर बंदिशें लगने लगीं और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धि हुई। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पेशे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। आइए देखिए कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। पहली बात, अंग्रेज सरकार चारागाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहती थी। जमीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इससे जूट, पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खेतीहर चीजों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जरूरत थी। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की जमीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। उससे न तो लगान मिलता था और न ही उपज। अंग्रेज ऐसी जमीन को बेकार मानते थे, उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में पड़ती भूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार गैर खेती जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गईं और इस जमीन के खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर जमीन चरागाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चरागाह सिमटने लगे और चरवाहों के लिए समस्या पैदा होने लगी। दूसरी बात, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे थे। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में चरवाहों को चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगी रहीं। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की नई कोपलें नष्ट हो जाती हैं। उनकी राय में चरवाहों के रेवड़ छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है। वन अधिनियमों ने चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत थे। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई, वहां भी उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीखें पहले से तय होती थी और वह जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहाँ चारा कितना ही हो, घास कितनी भी क्यों न हो और चारों तरफ घनी हरियाली हो। उन्हें इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब उनकी जिंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन थी। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानून कब तक जंगल में रहेंगे। अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते हैं तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। तीसरी बात,
अंग्रेज अफसर घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। वे गांव-गांव जाकर अपनी चीजें बेचने वाले कारीगरों व व्यापारियों और अपने रेवड़ के लिए हर साल नए-नए चरागाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांव में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हों। इस तरह की आबादी की जगह की पहचान करना और उसको नियंत्रित करना ज़्यादा आसान था, जो एक जगह टिक कर रहती हो। ऐसे लोगों को शांतिप्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गांवों बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम पुलिस उन पर सदा नजर रखने लगी। चौथी बात, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीज़ों और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरवाहों से चरागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश के ज़्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। 1850 से 1880 के दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंप दिया जाता था। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने और साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहे उतना कर वसूल सकते थे। 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहे को एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चरागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहे को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं और उसने कितना टैक्स चुकाया, इस बात को उसके पास में दर्ज कर दिया जाता था। अब बात करते हैं कि इन बदलावों ने चरवाहों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया। इन चीज़ों की वजह से चरागाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चरागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदला जाने लगा, वैसे वैसे चरागाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गड़ेरिये और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसी आज़ादी से नहीं चरा सकते थे। अब चरागाह खेतों में बदलने लगे तो बच्चे खुचे चरागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। उसका नतीजा यह हुआ कि चरागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। अब तक जो घुमंतु चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे और उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चरागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशों, देखो आप ये मैप देख सकते हो। इस मैप में देखो आपको सारे दिखा रखे हैं। गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर में, गद्दी समुदाय हिमाचल प्रदेश में, भोटिया और गुज्जर आपका ये उत्तराखंड में, ठीक है, बंजारे। और देखो बंजारे कुछ आपके इसमें थे राजस्थान में, कुछ इसमें मध्य प्रदेश और राय के राजस्थान में, ठीक है। ये इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। और चरागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चरागाहों का स्तर गिरने लगा। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। चारे की कमी और जब तब पड़ने वाले काल की वजह से कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। अब बात करते हैं कि चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया। इन बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। जब पुराने चरागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ चरवाहों ने नए नए चरागाह ढूंढ लिए। मिसाल के तौर पर ऊँट और भेड़ पालने वाले रायका 1947 के बाद न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और न सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई नई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया। जाहिर है अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे हैं, जहां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते हैं। इसी समय खेतों को खाद की भी जरूरत रहती है, जो उन्हें इन जानवरों के मलमूत्र से मिल जाती है। समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीदकर एक जगह बसकर रहने लगे। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, वे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे
और वे मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। इस सब के बावजूद चरवाहे न केवल आज भी जिंदा है, बल्कि हाल के दशकों में कई जगह तो उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। जब भी किसी इलाके के चरवाहों में उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती, वे अपनी दिशा बदल लेते, रेवड़ छोटा कर लेते और नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगे। बहुत सारे परिस्थिति विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाके और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यवहारिक रास्ता है। बहरहाल चरवाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए थे। दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानूनों और बसाहट के नए तौर तरीकों ने उन्हें आधुनिक दुनिया में भी आ रहे बदलावों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का ढर्रा बदलने पर मजबूर किया। आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों से निपटने के लिए बाकी देशों के चरवाहों ने क्या रास्ते अपनाए। अब हम बात करते हैं अफ्रीका में चरवाहा जीवन। आइए अब जरा अफ्रीका की तरफ चलें, जहाँ दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी रहती है। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित हैं। इनमें बेदुइनस, बर्बेस, मासाई, सोमाली, बोरानो, तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल हैं। इनमें से ज़्यादातर अब अर्धशुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं, जहाँ वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाहे से होने वाली मामूली आय से गुजर नहीं हो पाने पर कोई भी धंधा कर लेते हैं। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए हैं। आखिर क्या थे ये बदलाव? इन परिवर्तनों को हम चरवाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लिए मासाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। मासाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिण कीनिया में और करीब 1,50,000 तंजानिया में रहते हैं। अभी हम देखेंगे कि नए कानून और बंदिशों ने किस तरह न केवल जमीन उनसे छीन ली, बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां थोप दी। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी जिंदगी गहरे तौर पर बदल गई और उनके सामाजिक संबंध भी नई शक्ल में ढल गए। अब बात करते हैं कि चारागाहों का क्या हुआ। मासाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि उनके चारागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे हैं। औपनिवेशिक शासन से पहले मासाई लैंड का इलाका उत्तर कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों स्टेपीज तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिया। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंजानिया के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मासाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए। बाद के सालों में सरकार ने गौरों को बसाने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मासाइयों को दक्षिण कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन से पहले मासाइयों के पास जितनी जमीन थी उतना लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहां न तो अच्छी बारिश होती थी और न ही हरे भरे चारागाह थे। 19वीं सदी के अंतिम सालों से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ, वैसे वैसे चारागाह खेतों में तब्दील होने लगे। अंग्रेजों के आने से पहले मासाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते समीकरण बिल्कुल उलट चुका था। बहुत सारे चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया। कीनिया में मासाई मारा व सांबरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए थे। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों को आना मना था। इन इलाकों में न तो वे शिकार कर सकते थे और न ही अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मासाई अपने ढोर ढंगर चराया करते थे। मिसाल के तौर पर सेरेंगेटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल मासाई के चरागाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। इसको आप देख सकते हैं, ये मासाई लैंड का है। ठीक है, अच्छे चारागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें मासाइयों को धकेल दिया गया था। एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ कि चारागाहों का स्तर गिरने लगा। चारे की हमेशा कमी रहने लगी। मवेशियों का पेट भरना एक इसलिए समस्या बन गया। अब हम बात करते हैं कि सरहदें बंद हो गई। 19वीं सदी में चरवाहे
चारागाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। जब एक जगह के चारागाह सूख जाते तो वे अपने रेवड़ लेकर किसी और जगह चले जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशकों से औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने लगी। मसाइयों की तरह अन्य चरवाहों को भी विशेष आरक्षित इलाके की सीमाओं में कैद कर दिया गया। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के पार आ जा नहीं सकते थे। वे विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता था तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। चरवाहों को गोरों के इलाकों में पड़ने वाले बंजारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। बहुत सारे इलाके में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। बाहर से आए गोरे और यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते थे। उनकी नज़र में ये ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना ही उचित था। लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के संबंध रखना भी मुमकिन नहीं था। आखिर खानों से माल निकालने, सड़कें बनाने और शहर बसाने के लिए गोरों को इन कालों के श्रम का ही तो भरोसा था। नई सरहदों ने चरवाहों की जिंदगी रातों रात बदल डाली। नई पाबंदियों और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और वे छोटे से इलाके में खुद को कैद सा महसूस करने लगे। इससे उनके चरवाही और व्यापारी दोनों तरह की गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब तक चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी किया करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह के अंकुश जरूर लग गए। अब बात करते हैं कि जब चारागाह सूख जाते हैं। सूखा दुनिया भर के चरवाहों की जिंदगी पर असर डालता है। जिस साल बारिश नहीं होती और चारागाह सूख जाते हैं, अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में नहीं ले जाया जाए तो उनके सामने भुखमरी का संकट पैदा हो जाता है। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतू स्वभाव के लोग होते हैं। वे यहाँ से वहाँ जाते ही रहते हैं। इसी घुमंतूपन की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच पाते हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मसाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया। उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया और चरागाहों की खोज में यहाँ भटकने पर रोक लगा दी गई। उन्होंने बेहतरीन चरागाहों से महरूम कर दिया गया और एक ऐसी अर्धशुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया जहाँ सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहाँ उन्हें अच्छे चारागाह मिल सकते थे। इसलिए सूखे के सालों में मसाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की वजह से मारे जाते थे। 1930 की एक जांच से पता चला कि केन्या में मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गधे थे। 1933 और 1934 में पड़े केवल 2 साल के सूखे के बाद इनमें से आधे से ज़्यादा जानवर मर चुके थे। जैसे जैसे चढ़ने की जगह सिकुड़ती गई, सूखे के परिणामस्वरूप भयानक रूप लेते चले गए। बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरवाहों के जानवरों की संख्या में लगातार गिरावट आती गई। अब बात करते हैं कि सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मासाई लैंड में भी आए बदलावों से सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज 2 सामाजिक श्रेणियों में बटा था: वरिष्ठ जन एल्डर्स और योद्धा वॉरियर्स। वरिष्ठ जन, ठीक है, जन शासन चलाते थे। समुदाय से जुड़े मामलों में विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए भी एक समय पर सभा करते थे। योद्धाओं में ज़्यादातर नौजवान होते थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी छीन कर लाते थे। जहाँ जानवरी संपत्ति हो वहाँ हमला दूसरे करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था। अलग अलग चरवाहा समुदाय की ताकत इन्हीं हमलों से तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता जब वे दूसरे समूह के मवेशियों को छीनकर और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित कर देते थे। फिर भी वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम करते थे। मासाइयों के मामले की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मासाई उपसमूहों के मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीलों के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी। इसके बाद उन्हें हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदियां लगा दी। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरा का सत्ता बहुत कमजोर हो गई। जैसे जैसे समय बीता, औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास नियमित आमदनी थी जिससे वे जानवर, साजो सामान और जमीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे। उनमें से ज़्यादातर बाद में शहरों में आकर जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गाँव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हें चरवाही और गैर चरवाही दोनों तरह की आमदनी होती थी। उनके जानवर किसी वजह से घट जाए तो वे और जानवर खरीद सकते थे। जो चरवाहे सिर्फ अपने जानवरों के सहारे जिंदगी बसर करते थे उनकी हालत अलग थी।
उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते थे। युद्ध और अकाल के दौरान उन सबका कुछ खत्म हो जाता था, तब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों की शरण लेनी पड़ती थी। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगता था तो कोई कुछ और करता था। जिसकी तकदीर ज़्यादा अच्छी थी उन्हें सड़क या भवन निर्माण कार्यों में काम मिल जाता था। इस तरह मसीह समाज में दो स्तर पर बदलाव आए। पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म, भले न हुआ हो पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हुआ। अब हम पढ़ते हैं निष्कर्ष। इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलावों से दुनिया के अलग अलग चरवाहा समुदायों पर अलग अलग तरह के असर पड़े हैं। नए कानूनों और सीमाओं ने उनकी आवाजाही का ढर्रा बदल दिया। जैसे जैसे चरागाह खत्म होते गए, जानवरों को चराना एक मुश्किल काम होता चला गया और जो चरागाह बचे थे वे भी अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए। सूखे के समय उनकी समस्याएं पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगते थे। अब उनके आने जाने पर बहुत सारी बंदिशें थोप दी गईं, इसलिए वे नई चारागाहों की तलाश में भी नहीं कर सकते थे। फिर भी चरवाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालते हैं। वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते हैं, जानवरों की संख्या कम कर लेते हैं, नए इलाकों में दाखिल होने के लिए हर संभव लेन देन करते हैं और राहत, रियायत व मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव डालते हैं। वे उन इलाकों में अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए अपना संघर्ष जारी रखते हैं जहाँ से उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जाती है, और जंगलों के रखरखाव और प्रबंधन में अपना हिस्सा मांगते हैं। चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं है, वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री अब इस बात को काफ़ी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतू चरवाहों की जीवनशैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। देखिए ये चैप्टर अच्छा था, और देखिए ये जो चरवाहे थे उन्होंने सही किया कि देखिए वक्त के साथ में हर किसी को बदलना ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए कहा भी जाता है कि जो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर आप समय के साथ नहीं बदलोगे तो फिर आप परेशान ही रहोगे। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ आप कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।